हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटिव साइंस ग्रेड 8 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करने वाले हैं हमारी बुक का लेसन नंबर 9, दैट इज अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लेसन के लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि हमें चैप्टर के लास्ट तक क्या क्या पढ़ना है। दैट इज व्हाट आर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, हाउ मच सॉल्यूट कैन अ फिक्स्ड amount of solvent dissolve, how does temperature affect the solubility of a solute, solubility of gases, why do objects float or sink in water, and what is density। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स आप चैप्टर के लास्ट तक दे पाओगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द लेसन। व्हेन यू ड्रिंक ORS, every sip tastes the same because the sugar and salt dissolve completely and evenly throughout the water. This creates a uniform mixture, meaning the components are spread out evenly, so no part tastes saltier or sweeter than another। आप जब ORS का सॉल्यूशन लेते हो तो आपको एक सेम कंपोजिशन लगती है, ना वो ज्यादा मीठा लगता ना वो ज्यादा सॉल्टी लगता, क्योंकि उसकी कंपोजिशन इस तरीके से बनाई गई है कि वो कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहे। इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, when substance like chalk, powder and sands are mixed with water, they do not dissolve and do not spread evenly, forming a non-uniform mixture where their parts remain separate। वहीं अगर आप कॉन्ट्रास्ट में सैंड को, चॉक पाउडर को मिक्स करोगे तो दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग रहेंगे, यूनिफॉर्म तरीके से वो मिक्स नहीं होंगे, उनकी कंपोजिशन अलग रहेगी। ऐसे मिक्सचर्स को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। दिस इज व्हाई ORS प्रोवाइड कंसिस्टेंट टेस्ट एंड हेल्प योर बॉडी absorb fluid salts effectively during dehydration। In simple terms, sugar and salt dissolves in water to form uniform mixture, while chalk powder forms a non-uniform mixture with water because it doesn't dissolve evenly. This property makes water an excellent solvent for substance like sugar and salt। अब आपने देखा कि जैसे चॉक पाउडर ने एक आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर फॉर्म किया, वहीं आपका सॉल्ट और शुगर ने क्या किया, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म किया। तो इससे आपको एक वाटर की प्रॉपर्टी पता चली कि वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? जब कोई चीज अपने अंदर डिसॉल्व कर ले अच्छे से। वहीं आप चॉक पाउडर को भी अगर वाटर में करोगे, बिकॉज ऑफ चॉक पाउडर साइज एंड इट्स प्रॉपर्टी, वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। वाटर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब हम जानेंगे, अच्छा हम सॉल्वेंट की बात तो कर रहे हैं, बट सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। अ यूनिफॉर्म मिक्सचर लाइक सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक ऐसा यूनिफॉर्म मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन सेम बनी रहे, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं। इन सॉल्यूशन, substances that dissolves is called solute and the substance that dissolve the solute is called solvent। अब सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो चीज उसमें मिक्स करी गई है, जैसे चीनी या फिर नमक, तो वो सॉल्यूट कहलाएगा। लेकिन जिसमें डिसॉल्व हो रही है, जैसे कि हमारा पानी, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्यूट स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द सॉल्वेंट, forming a mixture that looks the same everywhere। For example, when sugar dissolves in water, the sugar is the solute and the water is the solvent, together making a solution where you cannot see the sugar particles separately। Solute plus solvent gives solution। Now when a solution is formed by mixing two liquids, it's not always clear which substance is dissolving the other। In such cases, the substance present in smaller amount is the solute, while the one in larger amount is called the solvent। Just as water can act as a solvent in liquid solution, gases can also form solution, with air being a common example। यहाँ पे आपको बोला गया जरूरी नहीं है कि आपका सॉलिड और लिक्विड ही मिक्स होगा। अब आप दो लिक्विड्स भी तो मिक्स कर सकते हो। आप दूध में पानी या पानी में दूध मिक्स कर सकते हो। अब उसमें आप कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है। तो आपने याद रखने के लिए देखना है कि जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो स्मॉलर अमाउंट में है, वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जो लार्जर अमाउंट में है वो हमारा सॉल्वेंट होगा। वहीं हम गैसेस का भी देख सकते हैं, गैसेस की वजह से भी सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं, जैसे कि एयर हमारा सबसे बेस्ट ऑफ कॉमन एग्जांपल है। एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। In air, it is considered as a solvent, while oxygen, argon, carbon dioxide and other gases are solute। अब हमारी एयर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, तो उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे। और जो दूसरी गैसेस कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2 और दूसरी गैसेस, उनको हम सॉल्यूट बोल देंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, ऑब्जर्व क्या करना है, हाउ मच सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप एक फिक्स अमाउंट लेके चलोगे सॉल्वेंट का, तो उसमें आप कितना सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना है, ग्लास टम्बलर लेना है, उसको फिल कर लेना है पानी से आधा। अब उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल देना है, उसको स्टिर करो, देखो क्या वो डिसॉल्व हो गया? पहली चम्मच में वो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर आपने 1 चम्मच और ऐड करनी है, अब आप उसको फिर से मिक्स करो।
फिर आप 1 चम्मच और ऐड करो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक डिसोल्व होना बंद कर देगा और वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देगा। तो आपको उस पॉइंट तक ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि क्या आपने फर्स्ट स्पून ऐड करी तो डिसोल्व हुआ या नॉट डिसोल्व, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और लास्ट तक आपने कंटिन्यू करना है। When you first add salt to water, it dissolves completely and form a clear solution. This kind of solution is called unsaturated solution because it can still dissolve more salt. देखो जब आपने पहली चम्मच मिक्स की थी तो उसने उसमें अच्छे से मिक्स होके आपको एक सोल्यूशन दिया। इस तरह के सोल्यूशन को जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है इसमें आप और सोल्यूट डाल सकते हो, इसमें अभी भी कैपेसिटी बची हुई है कि ये और चीजें अपने अंदर मिक्स कर लेगा। बट एक पॉइंट वो आएगा जब आपका सॉल्ट मिक्स होना बंद हो जाएगा, तो वो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि अब ये कंप्लीट मिक्स हो चुका है, अब इसमें ज्यादा सोल्यूट नहीं जाएगा। But after adding some spoons of salt, there comes a point when the salt stops dissolving and the extra salt settles at the bottom. This means the water has reached its limit for dissolving salt and is now called as saturated solution at the temperature. In a saturated solution, no more solute can dissolve unless the temperature changes. So an unsaturated solution can dissolve more solute when a saturated solution cannot dissolve anymore and has left over undissolved solute. Now what is concentration? Concentration is the amount of solute present in a fixed quantity of solution or solvent. आपने एक फिक्स क्वांटिटी ले ली कि मेरे पास सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट इतना ही रहने वाला है, तो उसमें मेरा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस अमाउंट को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, अ सॉल्यूशन कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट इफ इट इज लेस सॉल्यूट और कंसंट्रेटेड इफ इट हैज मोर सॉल्यूट। अब आप सॉल्यूट की प्रेजेंस पे ही अपना सॉल्यूशन बता सकते हो कि वो डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट मतलब पतला, कंसंट्रेटेड यानी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर आपके सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा कम होगी तो हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, वहीं अगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। These terms are relative, ये relative terms हैं, meaning what is considered dilute or concentrated depends upon the amount of solute compared to the solvent. For example, if a little sugar is dissolved in water, it forms a dilute solution. But if a lot of sugar is dissolved, the solution is concentrated. Concentration help us understand how strong or weak a solution is based on the amount of solute it contains. Now, so one can say that a solution obtained by dissolving 1 spoon of salt is dilute as compared to that obtained by dissolving 2 or more spoons of salt. Can you now reflect which solution is more concentrated? 2 spoons of salt in 100 ml of water or 4 spoons of salt in 50 ml of water? We can say that maximum amount of solute that dissolves in a fixed quantity of the solute is called solubility. और हम यहाँ से ये भी सीखते हैं कि जितनी आपने कंसंट्रेशन की, जितने सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट मिलाया और जितना वो होल्ड कर सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कहलाती है। Does temperature affect solubility of solute? तो चलो देखते हैं कि क्या वो इफेक्ट करता है या नहीं। सो व्हेन यू टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, मान लो आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे 50 ml पानी लिया और उसमें आपने बेकिंग सोडा ऐड किया। अब होगा क्या, जब आप उसको स्टिर करोगे तो बेकिंग सोडा डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप उसमें जब थोड़ा और मिलाओगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पानी को हीट करना है 50 डिग्री सेल्सियस पे। पहले आपका टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। आपने उसको मिक्स करना जब शुरू किया तो जो नीचे बेकिंग सोडा सेटल डाउन हो चुका था वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा। द सॉलिड बेकिंग सोडा दैट वाज लेफ्ट इन डिसॉल्व विल डिसॉल्व। हीटिंग द वाटर इंक्रीज इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर बेकिंग सोडा, और हीट करने से उसकी एबिलिटी बढ़ गई ताकि वो अपने अंदर और चीजों को डिसॉल्व कर सके। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड इवन हायर टू 70 डिग्री, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे 70 डिग्री पे तो ये और ज्यादा भी ऐड कर सकता है। अगर आप उसमें और बेकिंग सोडा डालोगे तो वो और भी उसमें ऐड हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। This shows that the solubility of baking soda in water increases as the temperature rises. In simple terms, warm water can dissolve more baking soda than the cooler water. तो यहाँ से हमें पता चला जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट अप करेंगे, तो हम उनकी solubility बढ़ा सकते हैं, हम उनमें डिसोल्यूशन चीजों का ज्यादा कर सकते हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो warm water ज्यादा अच्छा डिसॉल्व कर लेते हैं कूलर वाटर से। Now it has been found that more substance solubility increase with increase in temperature. ये पाया गया है कि ज्यादातर चीजों के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से solubility बढ़ सकती है। We can also say that a saturated solution at a particular temperature behaves as unsaturated solution if the temperature is increased. वहीं अगर आपका solution saturated हो चुका है कि अब इसमें वो चीजें नहीं आएंगी तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, वो फिर से unsaturated form में आ जाएगा। Many gases, including oxygen, dissolve in water to form uniform mixture called a solution because the gas spread evenly throughout the water.
बहुत सारी गैसेज है जो ऑक्सीजन के अलावा भी पानी में अच्छे से यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म कर लेती हैं। ऑल्दो ऑक्सीजन डिसॉल्व्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट, हालांकि ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होती है। दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन इज क्रूशियल फॉर एक्वाटिक लाइफ सच एज, और ये हमारी एक्वाटिक लाइफ के लिए भी बहुत क्रूशियल है। जैसे कौन कौन इस ऑक्सीजन को यूज करता है? एक्वाटिक फिश हो गई, प्लांट्स हो गई, या अदर ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। टेम्परेचर डज इफेक्ट हाउ मच गैस कैन डिसॉल्व इन लिक्विड, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है कि कोई भी गैस किसी लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगी। जनरली एज द वाटर टेम्परेचर राइजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन डिक्रीजेस, जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा वैसे वैसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। This means cold water holds more oxygen which supports aquatic life better। तो यहां से हमें समझ में आया कि ठंडा पानी ज्यादा ऑक्सीजन रखता है जो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा है, while warm water holds less oxygen, और गर्म पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, which make it harder for aquatic organisms to survive। और जो कि अगर पानी गर्म रहने लगा एक्वाटिक एरिया का हमारा, तो एक्वाटिक लाइफ वहां पे जीवित नहीं रह पाएगी। So cooler water is better for keeping enough oxygen dissolved to substance life in pond, lakes and oceans। Why do objects float or sink in water? अब हम जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी पे तैरता क्यों है और डूब क्यों जाता है। हर सब्सटेंस की एक आपकी डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी क्या है? आप कितना वजन अपने अंदर लेके चल रहे हो, आप अपने साइज के हिसाब से कितने भारी हो कितने हल्के हो, वो आपकी डेंसिटी कहलाती है। तो पानी की भी अपनी डेंसिटी है, तो कोई चीज जब आप पानी में उसकी डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी का डालोगे तो वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। बट अगर वो उसकी डेंसिटी से कम हुआ तो वो फ्लोट कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा कि तेल जो होता है वो पानी की डेंसिटी से कम होता है। वहीं अगर आप एक आयरन नेल ले लो या फिर आप एक वुडन स्टिक ले लो पतली सी, तो वुडन स्टिक तैरेगी, बट आयरन नेल सेम साइज की लो स्टिल वो डूब जाएगी, क्योंकि वो डेंस होती है ज्यादा पानी की डेंसिटी से। और कम डेंसिटी होने की वजह से तेल और वुडन प्लैंक आपका पानी की सरफेस पे तैरता रहेगा। यही प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करता है कि कोई भी चीज पानी के बॉटम पे क्यों चली जाती है या ऊपर क्यों तैरती रहती है। अब डेंसिटी है क्या? डेंसिटी डिस्क्राइब हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टेक्स अप, कितना स्पेस कोई ऑब्जेक्ट लेगा, कोई भी सब्सटेंस लेगा, वो उसकी डेंसिटी बताएगा। डेंसिटी रिप्रेजेंट्स हाउ थिक और क्लोजली पैक्ड टुगेदर एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स आपस में कितने टाइटली पैक है, ये डेंसिटी एक्सप्लेन करती है। डेंसिटी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से डेंसिटी वेरी भी कर सकती है। नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना चाहते हो तो आप उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इसका क्या मतलब है? इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर द सेम साइज बट वन इज हैवियर, द हैवियर वन हैज मोर डेंसिटी। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट सेम साइज के भी है ना, तो जो ज्यादा वजन का होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मेटल ब्लॉक लो और एक वुडन पीस लो सेम साइज के, बट द मेटल ब्लॉक फील हैवियर बिकॉज इट हैज हायर डेंसिटी। फिर भी आपको मेटल ब्लॉक ज्यादा भारी लगेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई सम थिंग्स फ्लोट इन वाटर एंड अदर सिंक्स। Density is an important property used to identify substance and understand their behavior. Density of a substance is independent of its shape or size. वो उसके shape size से independent होती है। However, it is dependent on the temperature and pressure. और ये temperature और pressure पे dependent होती है। Pressure primarily affect the density of gases, while it affect the solids or liquids in negligible. लेकिन pressure gases पे बहुत ज्यादा density में effect डालता है, लेकिन solids और liquids में इतना नहीं डालता। Density is the measure of how much mass is packed into a certain volume of a substance. It tells us how heavy something is for its size. ये हमें बताता है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है और अपने साइज के हिसाब से कोई चीज कितनी भारी है। यूनिट यूज फॉर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम। अब आपकी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी वो डिपेंड करता है कि आप जो सब्सटेंस देख रहे हो उसकी मास की यूनिट क्या थी और उसकी वॉल्यूम की यूनिट क्या थी। जैसे कि इंटरनेशनल यूनिट जो है मास के लिए वो किलोग्राम होती है, वॉल्यूम के लिए वो क्यूबिक मीटर होती है। तो आप किसी भी सब्सटेंस की जब डेंसिटी निकालोगे तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर बोली जाएगी। फॉर लिक्विड्स एंड स्मॉलर सैंपल्स डेंसिटी इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन, लेकिन लिक्विड्स के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए वो क्या यूज की जाती है? किलोग्राम को आप ग्राम में कर दो, मीटर को आप ml में कर दो, और किलोग्राम या फिर आप उसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। These units help us compare how density differ materials and understand their properties in everyday life and scientific work। कि अगर आपको किसी भी चीज की डेंसिटी कन्वर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे? देखो, अगर आपको 1 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी कन्वर्ट करनी है, आपने 1 kg अपॉन में मीटर क्यूब लिया, क्योंकि ये मास है, ये वॉल्यूम है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 kg को जब आप ग्राम में करोगे तो ये अपने आप 1000 होगा। देन आप इसको मीटर क्यूब में करोगे तो मीटर क्यूब रहने वाला है, लेकिन मीटर को आप लीटर में करोगे तो वो भी 1000 ही कहलाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्राम अपॉन में लीटर। नाउ अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये क्या बन गया?
1 ग्राम पर लीटर, या फिर आप इसको जब ग्राम और लीटर हो गया है तो लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में करूं तो और 1000 की मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स 1/1000 ग्राम अपॉन मिलीलीटर। ये आपको कुछ यूनिट्स यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो ये वैल्यूज आप यूज करोगे। पानी एक ऐसा कॉमन सब्सटेंस है जिसकी बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज उसके पास होती है, जैसे कि रूम टेम्परेचर में अगर हम बात करें तो 1 ml वाटर अपने मास के बिल्कुल बराबर होता है, जिसका मतलब है 1 ग्राम। अब ये प्रॉपर्टी हर लिक्विड शो नहीं करता कि उसकी डेंसिटी उतनी ही आ जाए, यानी उसकी वॉल्यूम उतनी हो जितना उसका मास है। ये क्वालिटी सिर्फ हमारे वाटर सॉल्वेंट में होती है। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ स्पेस वाटर टेक्स अप इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी वो उतना ही स्पेस घेरेगा जितना उसका वजन है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ वाटर वी जनरली कंसीडर वॉल्यूम इन ml। पानी के लिए हम वॉल्यूम हमेशा ml में कंसीडर करते हैं और मास उसका ग्राम में लेके चलते हैं, यानी 10 ml पानी कितना वजन रखेगा, 10 ग्राम। इसीलिए हम बोल सकते हैं 100 ग्राम पानी कितना वजन रखेगा, 100 ग्राम। वहीं अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का हो सकता है 27 ग्राम, जो आपका सब्सटेंस है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब में हो, यानी उसकी डेंसिटी निकलेगी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इसको पानी की डेंसिटी से कंपेयर करूं तो वो आ जाएगा आपका, अब वो 1 थी, 2.7 अपॉन में 1 करोगे तो वो 2.7 ही रहने वाली है। दैट मीन्स कि वो 2.7 टाइम्स ज्यादा डेंस है आपके पानी से। तो यहाँ पे आपको जब रिलेट किया आपने दो टर्म्स को, तो वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी बन गई। आप क्या बोलोगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर। डन। नाउ मूविंग अहेड, determination of density. The density of an object can be determined by measuring its mass and volume. आप उसकी मास और वॉल्यूम को डिटरमाइन करके उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। It tells us how much stuff or material is inside the object, no matter where it is. यानी उसके अंदर कितना वजन है, ये उसका मास होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। To measure the mass, we use a tool called balance. और मास को मेजर करने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसको हम बैलेंस बोलते हैं। आपने कई बार शॉपकीपर्स को अलग अलग बैलेंस यूज करते हुए देखा होगा ताकि वो उसका मास मेजर कर सके। साइंस लैब में डिजिटल वेइंग बैलेंस यूज किया जाता है बेटर एक्यूरेसी के लिए। मास इज डिफरेंट फ्रॉम वेट। मास और वेट दो अलग अलग टर्म्स है, दो दे आर रिलेटेड ऑन अर्थ बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द मास। लेकिन ये आपस में बहुत ज्यादा रिलेटिव है क्योंकि वेट आप मास से ही निकालते हो। मास इज कांस्टेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड tells us how heavy or light the object is based on the amount of matter it contains. और मास उसका एक्चुअल वजन होता है जो हमें बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है। नाउ एक एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, आपने डिजिटल वेइंग बैलेंस लेना है, पहले उसको ऑन करना है। अगर वो जीरो रीडिंग है तो वेरी गुड, अगर जीरो रीडिंग नहीं है तो उसको रीसेट पे लेके आओ। उसके बाद आपको उस पर एक वॉच ग्लास रख देना है, अगेन आपको उसकी जीरो रीडिंग कर देनी है। अब आप उस पर अलग अलग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स रखो, जैसे कि आप एक सॉलिड स्टोन रख सकते हो, तो जो भी उसका वजन आएगा आप उसकी रीडिंग ले लो, तो यहां से आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी और इस तरीके से आप समझ पाओगे कि हम मास कैसे मेजर करते हैं। मास और वेट दो अलग अलग टर्म्स है, लेकिन आप इसको डेली लाइफ में इंटरचेंज करके यूज कर लेते हो। बट साइंस की लैंग्वेज में मास क्या है, किसी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, यानी उसका एक्चुअल वजन कितना है। बट वेट क्या है कि आपकी अर्थ उस पर कितनी ग्रेविटी की फोर्स लगा रही है, यानी आपके मास पे कितनी ग्रेविटी पुल लग रही है, वो इकट्ठी फोर्स क्या बोली जाएगी, वेट बोली जाएगी। नाउ मोस्ट कॉमन बैलेंस मेजर वेट बट शोज द रीडिंग ऑफ द मास बिकॉज ऑन द अर्थ द ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ग्रेविटी लगभग कांस्टेंट होती है, तो जो आप वेइंग बैलेंस पे चेक कर रहे होते हो वो आपका मास होता है, बट लोग उसको जनरली वेट बोलते हैं कि मेरा वेट इतना है, आपका वेट इतना है। सो व्हेन यू वेइंग समथिंग यू यूजुअली सी इट्स मास बट टेक्निकली यू मेजर्स द फोर्स ऑन ग्रेविटी ऑन इट। नाउ हाउ टू मेजर्स वॉल्यूम। अब आप वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, आप कोई भी चीज लेके आओ मार्केट से, उस पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बटर मिल्क का पैक लिया, उस पे लिखा था 200 ml, यानी आपको समझ में आया कि इसके अंदर 200 मिलीलीटर बटर मिल्क है। अब आपने क्या आइडिया लगाया कि कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसकी वॉल्यूम होती है। यू ऑल्सो नो दैट द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, और जिसको हम मीटर क्यूब के तौर पे लिखते हैं। किसी भी चीज को जब आप वॉल्यूम में निकाल रहे होते हो तो उसकी SI यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, जिसको हम मीटर क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। It is the volume of a cube whose each side is 1 meter in length.
वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इज कन्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन डेसीमीटर्स और सेंटीमीटर क्यूब। आप छोटे चीजों की वॉल्यूम ज्यादातर कैसे निकालते हो, डेसीमीटर में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो रिटन एज 1, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 के तौर पे भी लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड्स की वॉल्यूम लीटर में एक्सप्रेस की जाती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है 1 डेसीमीटर क्यूब के। एक कॉमनली यूज सब मल्टीपल ऑफ लीटर इज मिलीलीटर। एक कॉमनली यूज सब मल्टीपल है लीटर का, जिसे हम मिलीलीटर कहते हैं, जिसको इक्विवेलेंट आप मानोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के। One of the common apparatus used to measure the volume of liquid is measuring cylinders, और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला apparatus जो है वॉल्यूम मेजर करने के लिए वो होता है सिलेंडर्स। कुछ इस शेप के होते हैं, इस तरीके से नजर आते हैं आपको, एक साइड से बंद होंगे, एक साइड से खुले होंगे, और इन पे कुछ मार्क्स लगे होंगे। जितना भी आप लिक्विड इनमें पोर करोगे आपको बता देंगे कि वो कितना है। फॉर एग्जांपल वो 10 ml है, 25 ml है, 50 ml है, 100 ml है, जो भी होगा वो आपको रीडिंग मिल जाएगी। नाउ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। अब आप टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट्स को जानोगे। यू लर्न हाउ टू यूज अ थर्मोमीटर एंड अंडरस्टैंड इट्स स्मॉलेस्ट रीडिंग। आपने थर्मोमीटर यूज करना सीखा और उसकी छोटे से छोटे रीडिंग को आपने समझा। सिमिलरली उसी तरीके से अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ टूल यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्यूरेटली। वैसे ही एक मेजरिंग सिलेंडर एक टूल है जो आपके वॉल्यूम को मेजर करने में हेल्प करता है। व्हेन यू टेक अ मेजरिंग सिलेंडर एंड लुक क्लोजली यू विल सी मार्क्ड लाइंस and called graduations along its length. These lines help you measure how much liquid is inside. To get the correct reading, place the measuring cylinders on a flat surface, look at the liquid level at your eye level, and read the volume at the bottom of the curved line of the liquid called the meniscus. This way you can measure volume of liquid precisely just like you learn to measure temperature accurate with a thermometer. अब आपने क्या करना है, अपने लिक्विड पोर करना है, जहां तक लिक्विड का सरफेस आ जाएगा उस सरफेस को आप उसका मेनिस्कस बोलोगे, और आपने देखना है कि वो मेनिस्कस आपके एक तो आई के सामने बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, आपकी आई बिल्कुल सीधी उस पर जानी चाहिए, और आपको वो रीडिंग चेक करने की वो कहां तक आ रही है, और वहां से आप उसकी एक्यूरेट रीडिंग निकाल सकते हो, जैसे आपने थर्मोमीटर में टेम्परेचर की सीखी थी। नाउ स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट मेजरिंग सिलेंडर कैन मेजर डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। अब कितनी स्मॉलेस्ट वो मेजर करके बता सकता है वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। यूजुअली ये 0.1 मिलीलीटर होती है सबसे छोटे स्मॉल मेजरिंग सिलेंडर में, जिसकी कैपेसिटी होती है 10 ml या फिर 25 ml। इट इज 1 मिलीलीटर इन अ 100 ml मेजरिंग सिलेंडर, और 100 ml मेजरिंग सिलेंडर में स्मॉलेस्ट होती है 1, और 2 ml होती है 250 वाले में, देन 5 ml होती है 500 ml वाले में। सपोज वी वांट टू टेक 70 ml ऑफ वाटर, अगर हमें मान लो 70 ml वो पानी लेना है, इफ वी यूज अ 50 ml मेजरिंग सिलेंडर, और हमने कितना सिलेंडर यूज किया 50 ml वाला, देन इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू मेजर। तो आप यूज ही 50 का कर रहे हो तो आप 70 कैसे मेजर कर पाओगे? तो फर्स्ट वी हैव टू मेजर 50 ml वाटर देन 20 ml। तो हम पहले 50 ml वाटर लेंगे, उसके बाद उसमें ही हम 20 ml वाटर लेंगे। दिस इज हाउ यू कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। लेट अस मेजर 50 ml ऑफ वाटर। अब आपको 50 ml पानी लेना है, आप कैसे मेजर करोगे? आपने अपना मेजरिंग सिलेंडर लेना है, फनल लेनी है, उसमें आपने बीकर से पानी डालना है। अब जब बीकर से पानी आप डालोगे तो आपको अपनी आई साइड बिल्कुल 50 पे रखनी है, उसके मेनिस्कस पे। जब तक आपका पानी का लेवल 50 पे ना आ जाए आपको बहुत ध्यान से पानी डालना है। जैसे 50 पे आएगा आप पानी डालना बंद कर दो तो आपके पास कितना पानी आ गया? 50 ml ऑफ वाटर यू हैव रीच्ड। नाउ डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विद रेगुलर शेप। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स विद क्यूबॉइड शेप। आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं जिनकी क्यूबॉइड शेप हो, सच एज नोटबुक, शू बॉक्स, डाइस। मेजरिंग द लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट को आपने मेजर कर लेना है एक स्केल की हेल्प से। सपोज लेंथ आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर, विड्थ आ गई आपकी 15 एंड हाइट आ गई आपकी 3। अब आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आप तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे एंड दैट इज योर आंसर। Now determining volume of objects with irregular shape। अगर irregular shape की होगी तो कैसे करोगे? To find the volume of an object that has irregular shape like a stone, we can use the water displacement method। अब उसके लिए आप water displacement method यूज कर सकते हो। First, fill a measuring cylinder with water and record starting water level। पहले आप एक measuring cylinder से पानी उसमें फिल कर लो और उसका रिकॉर्ड चेक करो कि वो कितने वाटर लेवल पे है। Then gently put the stone into the cylinder। और gently आप उसमें एक स्टोन डालो और देखो कि उसने कितना पानी डिस्प्लेस किया है। The water level will rise because the stone pushes some water। अब वाटर लेवल तो बढ़ जाएगा, मान लो 50 पे आ रहा था तो वो 70 तक चला जाएगा इन केस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो राइज आया है वो इंडिकेट करता है वो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, विच इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। और जितनी उसकी वॉल्यूम होगी स्टोन की वो उतना ही पानी आपका डिस्प्लेस करेगा। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हो। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग सच एज स्टोन, मेटल कीज एंड सो ऑन। फिल अ मेजरिंग सिलेंडर। अब आपको इस तरीके से बहुत सारी चीजों की वॉल्यूम निकाल के बतानी है। नाउ
आपने यहाँ पे वो फिल करनी है कि आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कितने लिए, उनकी इनिशियल वॉल्यूम क्या थी पानी की, फिर आपने डाला तो कितनी हो गई, तो उनकी एक्चुअल में वॉल्यूम कितनी रही होगी। एंड विद दिस आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो। आपके पास मास है, आपके पास वॉल्यूम है, आप दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी। Earth is made up of several layers, each one lying deeper beneath the one above it and have a different density. अर्थ के अंदर भी बहुत सारे लेयर है और सबकी अपनी अपनी डेंसिटी अलग अलग है। आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं सबसे लाइटेस्ट और थिनेस्ट है। एज वी मूव डीपर, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो हम मेंटल पे जाएंगे, आउटर कोर पे जाएंगे और फाइनली इनर कोर पे जाएंगे। The deeper the layer, the denser it is. In other words, the material inside Earth becomes heavier and more tightly packed as you go down. तो जितना आप अंदर जाते जाओगे उतनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स या सब्सटेंस है वो ज्यादा हैवी हैं। This happens because both the pressure and temperature increase the deeper you go. और ये हो किस लिए रहा है? क्योंकि जितना आप अंदर जा रहे हो, डीप में जा रहे हो, उतना ही प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली आपकी डेंसिटी को इफेक्ट करता है। Squeezing materials together, making them heavier and more compact. Now effects of temperature on density. अब temperature का density पे क्या effect है? Generally, the density of a substance decrease. Generally, the density of substance decrease with heating and increase with cooling. This can be explained on the basis of what you have learned in chapter particulate nature of matter. Generally होता क्या है, जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसकी डेंसिटी घट जाती है, ठंडा करते हो तो डेंसिटी बढ़ जाती है। ये आपने कौन से चैप्टर में समझा था? पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में। हुआ क्या था? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस टेंड्स टू मूव अवे एंड स्प्रेड। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सब्सटेंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगती है, वो दूर दूर फैलने लगते हैं। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वॉल्यूम बट देयर इज नो चेंज इन मास। इससे होता क्या है? वॉल्यूम बढ़ जाती है पर मास उसका बना रहता है। अब वॉल्यूम बढ़ जाएगी और मास सेम रहेगा तो आपकी डेंसिटी क्या होगी? कम होने लगेगी, क्योंकि वॉल्यूम आपका डिनोमिनेटर में है। वैसे ही जब आप उसको ठंडा करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, मास फिर सेम रहेगा तो डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर से वो इनवर्सली रिलेटेड है। नाउ प्रेशर का क्या इफेक्ट है? प्रेशर इफेक्ट्स द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिफरेंट वेज। वो अलग अलग तरीके से उसको इफेक्ट करता है। फॉर गैसेस, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस द गैस पार्टिकल्स आर पुश्ड क्लोजर टुगेदर व्हिच रिड्यूस द गैस वॉल्यूम्स एंड मेक इट डेंस हायर। अब अगर आप गैसेस की बात करो तो गैस पे जब आप प्रेशर लगाओगे तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, उसकी वॉल्यूम रिड्यूस होगी, वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। लिक्विड्स में अगर आप बात करोगे, प्रेशर हैज मच लेस इफेक्ट बिकॉज लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर का उतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि लिक्विड्स तो पहले से ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनकी वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। और सॉलिड्स आर इवन लेस अफेक्टेड बाय प्रेशर। सॉलिड्स तो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होते क्योंकि सॉलिड्स पहले से ही इतने टाइटली पैक है कि वो और ज्यादा कंप्रेस होंगे ही नहीं। So their densities change very little when pressure is applied. In summary, pressure can greatly increase the density of gases, slightly affect liquid and hardly change the solid density at all. तो फाइनली हमें समझ में आया कि प्रेशर सिर्फ गैसेस की डेंसिटी को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है, लिक्विड को थोड़ा और गैसेस और सॉलिड को तो बिल्कुल भी नहीं। Now, know your scientist, there is Archimedes. Archimedes ने अपना प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ बायोएनर्जी, कि कोई भी वेट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उसमें उतनी थ्रस्ट लगेगी। एंड while studying how objects float or sink, उन्होंने फ्लोट और सिंक के बारे में कॉन्सेप्ट भी हमारे आर्किमिडीज ने दिया था। Now there are some words जो आपने चैप्टर में पढ़े, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। एंड there is the gist of the chapter, आपने पूरे चैप्टर में क्या सीखा उसकी समरी यहाँ पे है। So go through it thoroughly. Now exercise time, you have to answer, recall all the important points which you have learned through the chapter. So the first one is, which of the following is an example of solution? Solution का example क्या है? Sugar in water, muddy water, sand water, oil in water. That is sugar in water. क्योंकि ये completely dissolve हो जाएगा और uniform mixture ही हमारा solution होता है। What is the role of solvent in a solution? किसी भी solvent का solution में क्या role है? To be dissolved, to separate substance, to dissolve another substance, to create heterogeneous. अपने अंदर किसी दूसरे substance को dissolve कर लेना। Which of the following is an example of solid solution? Solid solution का example क्या है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, salt dissolve in water, sugar dissolve in water या gold dissolve in copper? That is gold dissolve in copper. Now, which of the following statement about solubility is correct? Solubility के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है? Solubility decreases with increase in temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से solubility घटती है? गलत। Solubility of gas increase with increase in temperature. क्या टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की solubility बढ़ जाती है? Solubility unaffected by temperature की अफेक्ट ही नहीं होगा। Solubility of more solid increase with increase in temperature. So the answer is
solubility of most solid increase with increase in temperature, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटनी शुरू होगी, उनके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो उनमें solubility बढ़ जाएगी. What is universal solvent? That is our water. Easy. Now moving ahead, we have another set of exercise, that is fill in the blanks and true false. So the first one is the substance that dissolves in a solution is called, वो चीज जो dissolve हो रही है, that is solute. The substance that dissolves the solute, that is solvent. Now in a sugar solution, sugar is dash and water is dash. Sugar is solute and water is solvent. When a solute is dissolved in water, the solution is called a dash solution, unsaturated. So the last one, the particle in a solution do not dash a beam of light passing through it, that is scatter. Now true false, a solution is a homogeneous mixture, true. The substance that dissolves is called solvent, false, that is solute. Solute particle in a solution are visible to naked eyes, false. The solubility of most solid increase with increase in temperature, true. The solubility of gas in liquids decrease with an increase in temperature, true. So moving ahead, short question answers. What is one solute in a solution of two liquids? दो लिक्विड के सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूट क्या होगा? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा. नेम 3 पॉसिबल सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन एयर. 3 पॉसिबल सॉल्यूट्स बताओ. ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. What is terms and concentration? Concentration क्या होती है? How does solubility of solid changes when the temperature rise? Temperature के बढ़ने से solubility कैसे बदलती है? How is density of a substance measure? आप किसी भी substance की density कैसे measure कर सकते हो? Now the long ones. How will you change an unsaturated solution to a saturated? किसी भी unsaturated solution को saturated में आप कैसे बदलोगे? Density क्या है? Example से बताओ. कौन सा हैवी होगा, वुडन स्टिक या आयरन रोड, एक्सप्लेन करना है. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.